नमस्कार, मैं हूं बीके शर्मा और आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा के लिए सामने आए हैं जो समाज के ऊपर कलंक है। ये मुद्दा है मिलावट का। मिलावट चाहे विचारों की हो या वस्तु की, इसे समाज में निषिद्ध ही माना जाता है। यहाँ हम बात करते हैं वस्तुओं की मिलावट की, खास तौर से वो वस्तुएं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में खाने पीने में काम आती हैं। इनमें कुछ लोग मामूली सा ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ऐसे पदार्थों की मिलावट करते हैं जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक प्रबुद्ध पैनल है जिसमें सरकार और समाज के तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं आपका इस हमारे पैनल से रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं अजय अग्रवाल, जो वरिष्ठ व्यापारी है, साथ ही जो हलवाई संघ है उसके मंत्री हैं। बाबूलाल गुप्ता, जो नेतृत्व करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े ट्रेड और इंडस्ट्री को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं विनोद अग्रवाल जी, जो अध्यक्ष हैं खुदरा व्यापार संघ, जो सबसे बड़ा एक व्यापार समूह है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। महेश अग्रवाल जी हैं, जो कोषाध्यक्ष है खुदरा व्यापार संघ के, जो इनके साथ में आए हैं और इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हैं हमारे साथ में रतन गोदारा जी हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो सरकार की ओर से एक अभियान चलाया हुआ है, उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। करण सिंह जी है, चीफ फूड एनालिस्ट हैं, जयपुर लैब में काम करते हैं और किस तरह से पदार्थों में मिलावट होती है उस मिलावट को सामने लेकर आते हैं। और हमारे साथ हैं पंकज ओझा जी, एडिशनल कमिश्नर है फूड सेफ्टी, और बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं और इनके प्रयासों से ये अभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, जो काफ़ी कामयाब है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज मुरारका हैं, जो व्यापारी हैं और कबीरा ऑयल के एमडी हैं, लेकिन एक रिसर्चर भी हैं और लगातार ये अपनी रिसर्च केवल व्यापार के अलावा ट्रेड और इंडस्ट्री कैसे शुद्धता के साथ आगे बढ़े इसका प्रयास करते रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ गुप्ता है, जो मंगलम प्लस मेडिसिटी में गैस्ट्रोलॉजी के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। ये हमारे साथ हैं और इस विषय को आगे बढ़ाने में और किस तरह से ये हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं मिलावट, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सुमित हैं हमारे साथ, जो राजस्थान मसाला उद्योग संघ के मंत्री हैं। तो ये तमाम लोग हैं। अगर ये जो पैनल है इससे आप समझ सकते हैं कि ये अगर ठान ले तो सरकार भी है, समाज भी है, व्यापारी भी है, तो इस जो दंश है, जो कलंक है समाज में मिलावट का, उसको दूर किया जा सकता है। और सरकार की ओर से अभियान हमेशा चलाए जाते हैं, लेकिन जब जन सहभागिता होती है तभी अभियान सफल होते हैं। सबसे पहले हम पंकज ओझा जी से इसकी शुरुआत करते हैं, जो प्रदेश में कई शहरों में इन्होंने मिलावट के खिलाफ एक महाअभियान इन्होंने छेड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ तक एक सफलता मिली है, और क्योंकि ये अभियान हमेशा से अलग अलग नामों से सरकारें बदलती हैं, सरकारों के हिसाब से चलते रहते हैं, लेकिन ये इसका फिर भी मिलावट होती है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। क्या ये अभियान को ऐसा कारगर बनाया जा सके ताकि इस पर रोक लगाई जा सके, लगाम लगाई जा सके मिलावटखोरों के खिलाफ? पंकज जी। राजस्थान सरकार की ये दृढ़ मंशा है कि मिलावट पर रोक लगे। हमारे विभाग की प्रमुख जो अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल एंड हेल्थ है शिवराज सिंह जी, उनके सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की मिलावट पे कोई जीरो टॉलरेंस की हमें नीति रखनी है। और विभाग के हमारे कमिश्नर इकबाल खान साहब ने पूरा तरह से ठाना हुआ है कि प्रदेश में जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कि नकली मावा, घी, पनीर, अखाद्य पदार्थ, अभी सीजन आ रहा, तो होली के पहले भी हमने ढेर सारी ऐसी कार्रवाइयाँ की, अब गर्मी का सीजन आ रहा है, तो ऐसी अनेक कार्रवाइयाँ आपको देखने को मिलेगी और हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ये काम कर रहे हैं। मैं केवल ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अभियान इस तरह के चलते हैं, मीडिया में हम लोग भी खबरें बनाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, तो किस तरह से इसको ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, इस तरह के अभियानों को, इसके क्या प्रयास किए जा रहे हैं? वैसे तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां इस मामले में बहुत सटीक हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो आज इसी संदर्भ में आपको भी हमने जोड़ा है और आपने भी हमें जोड़ा है
कि जन चेतना सबसे पहले जागरूक हो, अवेयरनेस हो। तो आज सभी प्रमुख खाद्य व्यापार संघ के लोग यहाँ रूबरू हैं जो बताएंगे। तो जन चेतना, जन अवेयरनेस हो, उसके बाद में लोगों को समझाए, इसके बाद केंद्र, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में हम उनको कठोरता से लागू करें। उसके बाद अगर जो लोग नहीं मानते हैं, जिन्होंने इसको अपराध बना लिया, पैसा बनाने का जरिया बना लिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कोर्ट में, न्यायालय में उन्हें सख्त सजाएं दिलाई जाए। इस पे सारा काम हो रहा। आने वाले समय में ऐसे कई सारे एक्शंस हमने प्लान किए हैं, डिकॉय ऑपरेशन हमने प्लान किए हैं। कल रात को भी हमने 700 किलो मावा पकड़ करके उसे नष्ट करवाया है। तो ये पंकज ओझा जी ने साफ संकेत दिए हैं कि ये जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अब उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जो मिलावटखोरी करते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन एक व्यावहारिकता क्या रहती है इस तरह के अभियानों की, इस पर बात करेंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का नेतृत्व करते हैं बाबूलाल गुप्ता जी। बाबूलाल जी, अभियान भी कई तरह के चलते हैं, तो आप व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनकी तरफ से कोई बात कहना चाहते हैं? क्योंकि जो शुद्धता से जो सच्चा व्यापार करते हैं उनको भी नुकसान होता है। मिलावटखोर जो व्यापार करते हैं उनको प्रतिस्पर्धा में उनकी लागत उनकी कम होती है जो मिलावट करते हैं उनकी, और जो शुद्धता से व्यापार करते हैं उनकी लागत ज़्यादा होती है, प्रतिस्पर्धा में मुश्किलें आती हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ तो बराबर ये अभियान भी चलाता रहा है कि शुद्ध के लिए युद्ध, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़िया मानव सेवा कोई दूसरी नहीं हो सकती कि आप एक आदमी को शुद्ध खाना उपलब्ध करा दें, पानी उपलब्ध करवा दें, हवा उपलब्ध करवा दें। परंतु बड़ी विडंबना है कि न जाने कहाँ से अगर जो कानून बनता है तो कानून भी इसी तरह के बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज आपका तेल की खपत है, पूरे इंडिया की बात कर लें, अब 2 करोड़ कितने लाख टन खपत है, उसमें से 1 करोड़ 45 लाख टन हम आयात करते हैं, और उस आयात में भी हम 1 करोड़ 2 लाख टन पामाइल लेते हैं, और फिर कहते हैं कि पामाइल वहाँ अगर उन देशों से बात करें, वहाँ बात करें तो कहते हैं कि अखाद्य है, और हमारे यहाँ खाद्य है। और खाद्य भी ऐसा है कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ ये नहीं पहुँचता हो। क्यों पहुँचता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कानून बना रखा है, हमारे लॉ में है कि भाई 20% हम कोई सा भी तेल मिला सकते हैं। एक सरसों को तो छोड़ दीजिए, जो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने जो कच्ची घानी सरसों के तेल में ये करवाया था कि कच्ची घानी सरसों के तेल में कोई मिलावट नहीं होगी, तो वो कानून तो बन गया। परंतु बाकी जो तेल हैं, अब वो तेल चाहे सफोला बेचो और चाहे कोई तीसरा बेचो, परंतु वो उसमें कहीं ना कहीं वो 20% मिला हुआ है। अगर मान लीजिए अब रिफाइंड की बात आ जाती है, किसी ने पूछा नहीं कि रिफाइंड है क्या, कितना जहर हम खा रहे हैं, किसी ने पूछा, पर चूंकि ज़रूरत है इस समय हम कैसे फीड करें। सरकार में अगर बात करते हैं, मेरी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर जब बात होती है इनके महकमे में, तो वो यही मुझे कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो बनी हुई है वहाँ पर जो चर्चाएं होती हैं, क्या करें, कहाँ से खिलाएं, इतना तेल कहाँ से लाएं, हम कहते हैं भाई पैदावार बढ़ाओ, पैदावार के इसके कायदे कानून बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? किसान को कहते हैं तो किसान इतना पेस्टिसाइड डाल देता है जिसकी कोई इतनी मतलब ये कहा जा सकता है कि वो भी फिर एक नया जहर व्यवस्थित हो जाता है। इसी तरह से हमें अगर बात, ये तो हो गई आप समझ लीजिए तेल की बात, अब गेहूं की बात देख लीजिए। ये कहा जाता था कि भाई गेहूं का जो पंजाब का गेहूं था उसमें इतना क्वांटिटी का पेस्टिसाइड अलाउड किया गया था। अब उसके 8 गुना पेस्टिसाइड अगर वो डलेगा तो वो आटा क्या रहेगा और वो गेहूं क्या रहेगा। अब उसकी अगर मान लीजिए पेस्ट्री बनती है या उसके कोई बिस्किट बनते हैं या कोई रोटी बनती है या कुछ और चीज़ बनती है, नेचुरल है कि उसको शुद्ध तो नहीं कहा जा सकता, भले ही किसी कानून में कुछ खामियां डाल करके उसे शुद्ध बना दिया गया हो, परंतु वो शुद्ध नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जैसे दालें हैं, हमारी दालों की स्थिति भी यही है। अब हम पहले उर्द हमारे यहाँ बहुत कम पैदा होता था, मूंग पैदा होता था अच्छा खासा, ज़्यादातर राजस्थान में मूंग खाया जाता था। और एक एक वस्तु पर हम बात करेंगे तो शायद समझ में ज़्यादा ये प्रभावशाली रहेगा हमारा कार्यक्रम। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, हमारे मनोज मोरारका जी हैं, ये भी काफ़ी रिसर्च करते हैं इस मामले में। मनोज जी, ये
बात बाबूलाल जी ने रखी कि सरकारी भी कुछ सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, उत्पादन यहाँ कम होता है, तो आयात करना तो सरकार की भी मजबूरी है, आप उसका कोई विकल्प है नहीं, आपको तेल तो चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास और विकल्प क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अपने को अगर खाना खाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन जहरीला खाना खाएंगे, उसका उत्पादन जहरीले चीज़ों से अपन बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर बात, अपन 1995-96 तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था एडिबल ऑयल में। फिर क्या ऐसी स्थिति रही या कुछ ऐसी पॉलिसीज रही जिस कारण से आज हम लोग 70% तक डिपेंडेंट हो गए दूसरे तेलों पे। और तीसरे नंबर बात, आज भी आप देखिए कोरोना काल में जब सरसों तेल की खपत बढ़ी है तो किसानों से बढ़ चढ़कर है ना इसका प्रोडक्शन किया है। जो 60-65 लाख टन की सरसों होती थी वो एक साथ दूसरे साल ही 120 लाख टन हो गई है। तो अगर आप उनको एक उचित मूल्य मिलता है किसानों को, और जो कि बहुत ही निम्न इंक्रीमेंट होगा आपकी पूरी कॉस्टिंग पे, तो अगर इस तरह के स्टेप लिए जाए तो मुझे लगता है कि उससे उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा सिर्फ एक बात मैं ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सीनियर हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे बैठे हैं, कि देखिए मिलावट किसी भी हिसाब से गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर मिलावट को हम लोग लेजिटिमेट कर देते हैं किसी हिसाब से तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको वहाँ पे कानूनी संरक्षण मिल जाता है। जैसे ब्लेंडेड ऑयल का है, FSI बोलती है कि ब्लेंडेड ऑयल अपने आप में बहुत खराब है और इसका कोई भी फैंसी नाम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, इनके क्लोज 2.4.1 में लिखा हुआ है, और ये खुद ही उन्होंने इसका नाम चेंज कर है ना मल्टी सोर्स एडिबल वेजिटेबल ऑयल लिख दिया। तो ये आप देखिए, ये एक भ्रम पैदा करता है कंज्यूमर में। वैसे ब्लेंडेड ऑयल है, ब्लेंडेड ऑयल का सैंपल कभी फेल ही नहीं हो सकता है। मल्टी सोर्स एडिबल वेजिटेबल ऑयल का जो मापदंड बनाए हुए हैं इस प्रकार से कि वो कभी भी फेल ही नहीं हो सकता। तो अगर जब मिलावट लेजिटिमेट हो जाती है तो ये ज़्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक मैं इसमें रतन जी गोदारा जी हैं हमारे साथ में, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हालांकि ये पॉलिसी मैटर्स हैं, अधिकारियों को जो सरकार की ओर से आदेश होते हैं उनको पालन करना जरूरी होता है, लेकिन इस तरह के कुछ जो फील्ड से आपको फीडबैक आते हैं, क्या इनको भी शामिल किया जाता है? हाँ सर, इस तरह की कई बार समस्याएं आती हैं, व्यापारी अवगत भी कराते हैं, जिसका हम हमारे विभाग को अवगत कराते हैं, ऊपर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उनको फिल्टर करके कानून बनाना संसद का अधिकार है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। हम उस कानून के रूप से ही चल सकते हैं जो कानून सरकार ने हमें बना के दिया है, और उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करते हैं, उन्हीं निर्देशों की पालना करते हैं, उसी के अनुरूप जांच होती है। कई बार उसमें खामियां होती हैं जिसको व्यापारी और आम जनता को भी भुगतना पड़ता है, लेकिन उसका सुधार करना केंद्र सरकार। करण सिंह जी जानना चाहूंगा, करण जी इन दिनों काफी आप एक्टिव हैं, किस तरह से क्या मिलावट में ऐसी ज्यादा चीजें आ रही हैं और कुछ बदलाव इसमें ट्रेंड में बदलाव आया है कि लोग मिलावट में और इस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल? यहाँ मैं आपको एक जो पुराना जो पैटर्न था, जो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी व्यापारी इस तरह का काम नहीं करते। कुछ इस तरह के लोग हैं जो मेल प्रैक्टिस करते हैं। वो जैसे घी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, घी में पहले वो लोग पाम ऑयल और उसमें एसेंस डाल के या दूसरा कोई जो सस्ते तेल हैं या वेजिटेबल ऑयल, हो सकता है ग्राउंडनट भी मिला रहे हो, वो मिला के बेचते थे, घी के नाम से बेचते थे वो। आजकल ट्रेंड ये आ रहा है कि घी के लिए जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते थे पहले, जैसे एक RM वैल्यू होती है, एक BR रीडिंग होती है, उसमें वो इजीली पकड़ में आ जाता था और हम लोग भी आसानी से उसको अनसेफ की कैटेगरी में डाल के उसको फेल कर देते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो पैरामीटर्स में सारे घी, जो फैब्रिकेटेड घी मैं कहूँगा उनको, जो उनमें घी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, खाली एडिबल वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है और उसमें एक तरह का जो केमिकल्स है वो डालते हैं, उसे हमारी RM वैल्यू पैरामीटर में घी पास हो जाता है। रिसेंटली हम लोगों ने जब ये ट्रेंड देखा कि काफ़ी एडवांस, जो इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले काफ़ी एडवांस हो गए, तो हम लोग भी उसमें एडवांस हुए। हमने नई नई टेक्निक से, जैसे हम फैटी एसिड प्रोफाइल हम निकाल रहे हैं, उसका फैटी एसिड प्रोफाइल एक तरह से फिंगरप्रिंट है घी के लिए, और उसमें आसानी से इजीली हमें पकड़ में आ रहा है और उन नमूनों को हम फेल कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे ब्रांड जो काफ़ी फेमस ब्रांड हुआ करते थे, हम लोग भी उनको रिकमेंड करते थे, साहब ये ब्रांड, कोई पूछता साहब ये ब्रांड ले लो, वो ब्रांड भी फैटी एसिड प्रोफाइल में फेल हुए हैं। तो इस तरह से जो इस तरह का मेल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, मिलावटखोर हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो अपना टेक्निकली अच्छे अच्छे लोगों को हायर करके अच्छी टेक्निक
अपना रहे हैं, तो हमें भी उनके अकॉर्डिंग हमारे भी भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मिलावट परवार शुद्ध आहार मिलावट परवार एक अभियान चलाया। इसके लिए हमारी ACS मैडम हैं, हमारी कमिश्नर सर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, इन लोगों ने हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भी इस तरह की प्रैक्टिस या इस तरह का सैंपल आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त ओपिनियन हम लोगों को देनी होती है, जिससे कि हमारे FSO या हमारे DO उनके खिलाफ कोर्ट में अच्छे से सख्त केस बना के प्रेजेंट करें, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। तो मिलावट खोर अगर एक कदम आगे काम कर रहे हैं तो सरकार भी 2 कदम आगे बढ़कर उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अपनी मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। मैं बात करूंगा अब अजय अग्रवाल जी से, जो खुद एक प्रतिष्ठित संस्थान के मालिक हैं जिसका अपना नाम है LMBK और जो हलवाई एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अजय जी, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े दुकानदार हैं जो अपनी प्रतिष्ठा के साथ काम करते हैं, उनको भी एक चुनौती है जो मिलावट वाले, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत कम होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं मिलावट में जो आपकी जान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, बीमार तो करती हैं लेकिन जान भी जा सकती है। आपने ठीक फरमाया, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी प्रतिष्ठित दुकानदार अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। अनायास कभी जिसको अपन कहते हैं कि मालूम नहीं होने से कोई चीज़ गलत काम में आती है, तो वो एक उसका रीज़न अलग हो सकता है। और हमारा बहुत टाइम से गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसी लैब हमको सुलभ कराई जाए कि जैसे अगर मुझे दूध खरीदना है तो दूध अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं हाथ के हाथ ही उसका रिजल्ट चाहूँगा। अगर वो मुझे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूध है, खोया है, पनीर है, दही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तेल, घी, हमारे मसाले हैं, तो वो हम दे उनको दें और रीजनेबल रेट के ऊपर हमको तुरंत हमको उसका निष्कर्ष निकले कि भाई ये शुद्ध है या नहीं है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं। दूसरा, ब्रांडेड चीज़ में भी लेने के लिए, जैसे अभी करण सिंह जी ने भी कहा, आपने भी फरमाया, सबने फरमाया, गोदरा साहब ने भी, कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि ब्लेंडिंग के नाम पर हो या किसी और के नाम पर हो, फैटी एसिड का बताया, हम खुद देशी घी का करते हो। मैं कह सकता हूँ कि बाज़ार में मुश्किल से 2-3-4 ब्रांड आपको मिलेंगे जो उस मापदंड को सही प्राप्त करेंगे, बाकी करीब करीब सबको वो नापासी होंगे। और ये हमारा तो दिख तो सबको रहा है साहब। हम ये चाहेंगे कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक छोटी सी कड़ी हैं, लेकिन हम आखिरी पड़ाव हैं जिसको कंज्यूमर के बीच में और होलसेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हम ये कहना चाहेंगे, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ बड़े लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है या आयात होता है, वहाँ पे उनका कंजम्पशन है, उसको आप चेक रखें। जैसे सपोज बाबूलाल जी साहब ने फरमाया कि पाम ऑयल, तो अगर पाम ऑयल अगर वो सिर्फ साबुन बनाने के काम में आना चाहिए था या किसी और में काम में आना चाहिए था, तो आप उसका डेटा देखें ना कि अगर 1 लाख करोड़ लीटर पाम ऑयल इंपोर्ट किया गया तो किसको बेचा गया, कौन उसके खरीदार हैं। वो ट्रैकिंग उधर से इजी है बनिस्पत की कि लोकल आदमी ने उसको किस काम में लिया। मापदंड ऐसे बनाया जो आदमी व्यवहारिक तौर पर, छोटा दुकानदार हो, कम पढ़ा लिखा भी दुकानदार हो या थोड़ा सा बड़ा भी दुकानदार हो, उसकी पालना कर सके। तो यहाँ हमारे साथ खुदरा दुकानदार जो व्यापार संघ है उसके अध्यक्ष भी हैं। विनोद जी, ये सारा सवाल आता है कि जो छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, जो क्योंकि हमारे यहाँ पर 40-50% जो खाने की सप्लाई है वो ज़्यादा, जो बहुसंख्यक वर्ग है, गरीब है, मजदूर हैं या राह चलते बहुत सारे लोग हैं, उनको ठेले और खोमचों से ये सप्लाई होती है खाने की चीज़ें। वहाँ पर उनके लिए भी लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन लाइसेंस नहीं लिया जाता और वहाँ पर मिलावटी और या सस्ते रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसको रोका जाना चाहिए? हाँ, ये जो छोटे खुदरा दुकानदार ठेले लग रहे हैं, इनका जो सस्ता सामान बेच, इनकी रोक लगाने के लिए जो होलसेल जो माल बना रहा है
उसको रोका जाए। ये खुदरा दुकानदार छोटा व्यापारी है, 2 किलो सामान लाता है, अपनी छोटी दुकान पर बेचता है, ठेलों पर बेचता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर धनिया आता है, उसमें कलर मिला देते अच्छा चमकाने के लिए, मिर्च आती है तो लोग लेकर, फुटकर दुकानदार है जो होलसेल से लेकर आता है, फुटकर दुकानदार को इतनी नॉलेज भी नहीं रहती, वो तो सस्ता समझकर सामान लेकर आता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी आगे से मिलावट रहती है। तो इसलिए जो ये काम कर रहे हैं उद्योग, जो पिसाई का कर रहे हैं, जो मिलावट करें, जिसमें कलर मिलाते हैं, इसको रोका जाए और सरकार इसमें क्षेत्र वाइज व्यापारी को बुलाकर जागरूक जनता को करे और जनता को ये भी जागरूक करे कि भाई मिलावटी कलर वाला सामान नहीं ले, लेकिन उसमें कलर होने से, सुंदर लगने से जनता उसको खरीदती है और खाने के बाद वो हानिकारक होता है। महेश जी, अगर कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ तो आप तो समर्थन करेंगे ना? ऐसा नहीं है कि उनके साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दें? नहीं, हम तो वैसे रिटेल चेन से जैसे जुड़े हुए हैं तो साल में एक बार पंपलेट छपा करके, और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, देखो पूरा जयपुर तो जुड़ा हुआ नहीं, 3000 दुकानदार जुड़े हुए हैं जिनको जयपुर खुदरा जो व्यापार मंडल है वो सदस्यता अभियान है दे रखा है। बाकी तो 3000 की तो जैसे हम लोग उनके पर्चा बंटवाते हैं, औरों को पर्चे बंटवाते हैं कि भाई शुद्ध में युद्ध, अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि होलसेल वर्ग को भी एक बार टटोलना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कोई इमली के 1000 कट्टे लगा रहा है तो उसको कम से कम अपनी जांचें तो सही है कि कोल्ड में लगा रहा है, बाहर लगा रहा है, बाहर लगाएगा तो उसमें वो चलेंगी, कीड़े चलेंगे तो कोई भी ले जाएगा तो वो तो नुकसान शरीर में करेगा, कि बैक्टीरिया तो नुकसान करेगा, चाहे वो मिर्च हो, अन्य चीजें हो। तो हर चीज को, जैसे मान लो भी सरकार ने जो भी बांटा हो, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, अगर कोई मसाले बांटे तो उनकी भी चेकिंग तो होनी चाहिए ना, ये सही कोई सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीच में जो मसाले थे उनके कलर ही दूसरे थे, नहीं समझे मेरी बात? तो हमारा मानना तो हम समय समय पर जो है जितने भी ये खुदरा दुकानदार हैं, लेकिन सरकार उनको पैसा पूरा देती है तो उनका भी एक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, आप नैतिक दायित्व है कि आप उसको पूरी शुद्धता के साथ सप्लाई करें। और मिलावट की जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें होती है वो हैं मसाला उद्योग। और हमारे साथ में राजस्थान मसाला उद्योग के मंत्री है सुमित जी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सुमित जी, मसालों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं और क्योंकि ये खुले में भी बिकते हैं, सरकार ने कोशिश की है कि केवल पैकिंग में इसकी सेल हो, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाता। ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसकी खपत होती है, जो खुले मसाले होते हैं, लेकिन उसमें मिलावट भी होती है। तो कैसे रोका जाना चाहिए इसमें? आप, क्योंकि आप इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छा आप सही सुझाव दे सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मसाले में मिलावट की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा मानना यह है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कंज्यूमर अवेयरनेस। मतलब अपन को प्रैक्टिकली कोई चीज़ पता है कि साबुत मिर्ची, साबुत हल्दी, साबुत धनिया ये भाव आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर एक लालच के चक्कर में कि मुझे सस्ता चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ पिसी हुई है तो साबुत से सस्ती तो हो नहीं सकती ना वो। तो इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप हर चीज़ को केवल दूसरे पे थोप नहीं सकते कि आप ये मिलावट करते हैं, आप ये करते हैं। हर चीज को अपनी समाज की आदत है दूसरे पे थोपने की, पर अपन जब अपने गिरेबान में झाके तो आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अगर आप सही भाव से कोई चीज बाजार से खरीद रहे हैं तो आज का बाजार इतना मैच्योर है कि आपको वो की वो क्वालिटी, आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी मिल रही है। ऐसा बाजार में कहीं नहीं हो रहा कि आपको बढ़िया दाम देने पर भी मिलावटी माल मिल रहा है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस को मैं इसमें सबसे ज्यादा ऊपर देखना चाहूंगा कि सस्ते माल का अपन को खुद को बहिष्कार करना चाहिए कि हम एक लिमिट से नीचे सस्ता माल नहीं खरीदेंगे, जिससे अपने आप ही नीचे भाव का काम करने वाले लोगों में डिमोटिवेशन आएगा और बढ़िया काम करने वाले लोगों में मोटिवेशन आएगा, तो ये अपने आप समाज सुधार की तरफ जाएगा। एक बेहतर ये सुझाव है। लेकिन ये आपने देखा कि जो भी हम खाते हैं, जो मिलावटी पदार्थ होते हैं, वो सबसे पहले पेट में जाते हैं और पेट में जाने के बाद में जो दूसरे अंग है, दूसरे ऑर्गन्स हैं, उन पर असर डालते हैं। क्या क्या ये असर हो सकते हैं, इस पर बात के लिए अभी हमारे साथ में डॉक्टर ऋषभ गुप्ता है, जो मंगलम प्लस मेडिसिटी के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे कि आपने देखा कि बहुत सारी बातें आई हैं, किस किस तरह की मिलावटें अलग अलग चीज़ों में होती हैं। खाद्य तेल हैं, मसाले हैं, घी है। तो इनमें केवल ये होता है कि आप कुछ खाद्य पदार्थ केवल मात्रा बढ़ाने के लिए मिलाएं, वो नुकसान नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी कीमत कम हो, लेकिन ऐसे केमिकल या इस तरह के पदार्थों को मिलाते हैं जिससे बीमार हो सकते हैं लोग, और बीमारी होने के साथ आगे घातक बीमारियां हो सकती है, जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पिछले 2 या 2.5 साल में या कुछ सालों में जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैंने ये देखा है कि पेशेंट मेरे पास आके बोलता है कि सर हम तो घर का खाना खाते थे,
हमें बीमारी हो गई। मेरे पास आते थे एसिडिटी लेके आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहे हैं। जब हमने जांच करी तो उसमें 50 या 60% केसेस में जब हम फर्दर एवेल्युएट करते हैं तो उसमें निकलता है कि कहीं फूड पाइप का कैंसर हो गया, कोई पेट का कैंसर हो गया, किसी को लिवर का कैंसर हो गया, किसी को लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि आज के टाइम में जो खाने में मिलावट है, इससे कैंसर की मात्रा 20 से 30% बढ़ते जा रही है, और ये आने वाले टाइम में अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो ये और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, पेशेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अपने छोटे से छोटे सिम्टम को भी इग्नोर मत करो। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, मैं मेडिकल शॉप पे जाके दवाई ले लूँ और डॉक्टर को नहीं दिखाऊं, तो वो बहुत गलत है। हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैं वो ये जानना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो मिलावट की वजह से या ऐसे खाने से जो मिलावटी है, नकली है, दूषित है, उसको किस तरह की बीमारियां हो रही हैं कि उसकी वजह से? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें, हम सिर्फ कैंसर की बात करते हैं सबसे पहले और फिर बाकी बात करेंगे। कैंसर में फूड पाइप का कैंसर बहुत कॉमनली आजकल बढ़ चुका है। मैं और भी जगह शहरों में जाता हूं तो फूड पाइप का कैंसर बहुत कॉमन है। आज भी मैंने एक एंडोस्कोपी करी तो कैंसर निकला उसमें पेशेंट में। दूसरा, पेट के भाग के अंदर कैंसर हो जाना, लिवर का कैंसर हो जाना, पित्त की थैली का कैंसर हो जाना, तो ये पैनक्रियास का कैंसर, ये 5 कैंसर है जो बहुत कॉमन हो गए हैं गंदे खाने खाने से। इसके अलावा पेट की बीमारियां, जैसे पेशेंट, पहले आपने देखा होगा कि आप बाहर का खाना खा लेते थे लेकिन कुछ नहीं, आपको पेट में थोड़ा बहुत दर्द हुआ, ठीक हो गया एक दिन में। आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया कि एक बाहर ज़्यादा शादी में खाना खाया और आए और ना 10 दिन 15 दिन तक बीमार पड़े हैं। तो लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कुछ माइकोटॉक्सिन्स आते हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स आते हैं जो मशरूम्स हैं और बहुत चीज़ें मिलती हैं, उनमें बहुत बीमारियाँ फैल रही है। तो बाकी छोटी मोटी बीमारियाँ तो फिर भी टैकल हो जाती है, लेकिन अगर वही पदार्थ हम बहुत लंबे टाइम तक सेवन करते रहें, एक ही जगह से करते रहें, तो इतना कॉमन हो गया है कैंसर होना कि उसको कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी पड़ेगी। तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी मिलावटी वस्तुओं से हो सकती है जो खाने में हमारे साथ जाती हैं। पंकज जी से बात करेंगे। पंकज जी, ये अभियान इस तरह के चलते रहते हैं हमेशा सरकार की ओर से, इसको और नया आयाम देने की आवश्यकता है, प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। अभी आपने कोटा में ये कार्रवाई की थी और कई प्रतिष्ठित ऐसे जिनके नाम से कचौरी, कोटा की कचौरी मशहूर है, तो किस तरह से वहाँ पर जो अखाद्य या शायद वो ऐसा कई बार तेल को उपयोग में लेते हैं, वो जहर की तरह काम करता है उस तरह का तेल, तो किस तरह की मिलावट आपने देखी वहाँ पर? वहाँ पर देखी कि एक ही तेल को बार बार यूज किया जा रहा था जब तक कि वो बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, उसी में दूसरा डाल दिया, जबकि नॉर्म से है कि 2 बार से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही जहरीला हो जाता है। और इसके अलावा खुले में कचौरियाँ बन रही थी बिल्कुल गली में, जहाँ पे ढेर सारा कचरा था, नालियाँ बह रही थी, कार्बन जमा हुआ है, जहाँ कढ़ाई थी उसके ऊपर अगर आप झांकें तो कार्बन यूँ लटक रहा है कि कभी भी वो कढ़ाई में गिरेगा। इतनी अनहाइजीनिक और अनसैनिटाइज्ड कंडीशन में कचौरियाँ बन रही थी, फिर उनको हमने सेंसिटाइज भी किया। सरकार लगातार काम कर रही है और जनवरी 2022 में सरकार ने राजस्थान में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय का गठन किया। उसके बाद एफएसओज को विशेष पावर दी गई, गाड़ियां दी गई और मोबाइल लैब्स हमारी खरीदी गई और जो फंक्शनल हैं। अब कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी हमने हायर किया है, वो भी इसको जांचने का काम कर रही हैं। इसके अलावा लगातार रिटेलर से लेकर के होलसेलर तक भारत सरकार ट्रेनिंग करा रही है। एक और सवाल मैं पब्लिक की तरफ से आपसे जानना चाहता हूं कि ये आप अभियान चला रहे हैं, ये एक तरह से मैं ये मानता हूं कि ये पुण्य का काम है, लोगों को की जान बचाना, लेकिन एक आम आदमी भी यदि कहीं से वो कोई खाने की वस्तु लेता है और वो जांच कराना चाहे कि वो गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके पास बिल होना चाहिए और अगर उसके पास में वो चीज़ है और हमें वो सूचित करता है कि यहाँ मिलावट होती है, तो हम हमने ऐसी एक हेल्पलाइन भी दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास सीधे शिकायत कर सकता है और उस पर हम फौरन एक्शन लेते हैं बिना किसी फेल्योर के। कार्रवाई सुनिश्चित है होगी ही, वो हमने इस सिस्टम इजाद कर लिया है इसका। करण जी, किस किस तरह की जो रोजमर्रा के जो जीवन में लोग खाने पीने में काम लेते हैं, उनको किस तरह की वस्तुओं को कैसे वो जांच कर सकते हैं या आपकी मदद ले सकते हैं?
बिल्कुल राजस्थान सरकार ने एफएसआई के सहयोग से हमारी 34 एमएफटीएल फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स हर जिले में एक और बड़े जिलों में 2-2 कार्यरत हैं। कि जैसे कि जो अभी ये एलएमबी के ओनर हैं, इन्होंने कहा कि भाई हम इमीडिएट जांच कहाँ करा सकते हैं। आप हमारी एफएसडब्ल्यू में एक मिनिमम चार्ज ओनली 50 रुपीज में आप अपने जांच करा सकते हैं। इमीडिएट आपको रिपोर्ट दी जाएगी और वहाँ आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी जांच तो नहीं होती लेकिन स्क्रीनिंग एक हो जाएगी। एक मिनट, मैं बाबूलाल जी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप बताइए उसका। देखिए ऐसा है, अभी अपने जहाँ साहब भी कर रहे थे और कर्ण सिंह जी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है और सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूँ उसको। परंतु प्रश्न ये है कि जितनी लैब हमारे को चाहिए उतनी है कि नहीं, जितनी गाड़ियाँ हमारे पास चाहिए उतनी है कि नहीं। अभी मैं बैठ करके, मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ और विनोद जी के यहाँ गया और सामने खड़ा होकर कहता अब मैं तो चाहता हूँ विनोद जी इसको मैं खरीदना चाहता हूँ, पर मैं तो इससे टेस्ट करवाना चाहता हूँ। तो ये व्यवस्था कागज में ही रह गई है, अभी ये व्यवस्था कागज के बाहर आई नहीं है। यद्यपि कानून में है कि आप कोई भी कंज्यूमर या कोई भी विक्रेता अगर अपना माल बेचना चाहता है तो वो चाहे तो अपनी माल को, उसकी शुद्धता को टेस्ट करवा सकता है, परंतु है नहीं व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में अभी टाइम लगेगा। तो ये पंकज जी, शायद ये तो आपके लिए भी चुनौती होगी, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन पूरे नहीं है तो कैसे इस तरह के अभियान कामयाब हो सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दी जा रही है, वो सब चीज़ें तो हो ही रही है। और कंज्यूमर चाहे तो खुद भी उसकी मिलावट की जांच कर सकता है। उसके लिए हम आईईसी लगातार कर रहे हैं प्रचार अभियान। जैसे दूध की बात करें तो दूध में टिम्बर आयोडीन की कुछ बूंदें हम डालेंगे। तो दूध में यदि मिलावट है तो दूध का रंग गहरा नीला या काला हो जाएगा और शुद्ध दूध का रंग कॉफी जैसा आएगा। ऐसे ही आप सरसों का तेल है, सरसों का तेल एक टेस्ट ट्यूब में लिया आपने और बराबर मात्रा में आपने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, हिलाया, उसको गुलाबी रंग दिखाई देता है तो ऑर्जिमोन की उसमें उपलब्धता यानी कि गड़बड़ हो। इस तरह की हमने पैम्पलेट्स बनाए हैं और लोगों में बांट रहे हैं, ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। हम तो ठेले वालों की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। हमने अभी पिछले दिनों जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे जो ढेर सारे अब रेस्टोरेंट हो गए हैं, उनकी शेफ की फोर्स कोर्स में हमने ट्रेनिंग कराई। इसके अलावा अब हम जो भी जांचें कर रहे हैं उसको फोर्स कोर्स, हमारा जो भारत सरकार का पोर्टल है उसमें सारे सैंपल लेना, जांच वगैरह सब उस पर डाल रहे हैं। इस तरह से लगातार हम डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जनता को शुद्ध हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। 3-4 लेवल हैं। अवेयरनेस पहला लेवल है, दूसरा व्यापार संघों के साथ मिलकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करना, फिर उन पर रेड करना, कोर्ट में सज़ा दिलवाना, और सबसे बड़ी बात जो अवेयरनेस हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप आज हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे विभाग की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी बहुत डेडिकेटेड हैं, वो चाहते हैं कि शुद्ध आहार मिले जनता को, तो इस तरह से सारी चीज़ें लगातार हो रही है। तो ये पंकज ओझा जी ने बाबूलाल जी, यहाँ बाबूलाल जी और अजय जी और यहाँ पर विनोद जी, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके साथ में इस मंच पर यहाँ पर इसीलिए आए हैं और जो फूड सेफ्टी विभाग है, आयुक्तालय है, उसके पदाधिकारी यहाँ पर, उनके अधिकारी मौजूद है और इन्होंने ये, क्योंकि एक ही मंच पर आने से बहुत सारी बातें सामने आती हैं और उन्हीं को यदि अपनी नीति में, अपने अभियान में उसको शामिल किया जाए तो ये जो अभियान है ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। ये एक प्रयास है कि आपके जो सुझाव यहाँ आए हैं उन पर और अमल किया जाएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो और लैब है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। आप सहयोग करेंगे ना? देखिए ऐसा है, आप तो सहयोग करने की बात कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि वर्चुअली जो एक्ट ये बोलता है कि हमारे द्वार आए, विभाग हमारे द्वार आए, हमको समझाए, जो ट्रेनिंग दे, हमारे जितने भी हमारे जो व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, जिसकी बात करते हैं या दूध बेचते हैं, मावा बेचते हैं, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। ये आवश्यक है। ट्रेनिंग के लिए भी कोई ऑप्शन है, ये आपको बताएंगे हमारे रतन जी। ट्रेनिंग के लिए भी बाबूलाल जी ने एक सवाल उठाया, क्या ये विकल्प है? जी, बाबूलाल जी का सवाल बिल्कुल जायज है। अकेले कानून से मिलावट नहीं रोकी जा सकती। सामान बनाने वाले, बेचने वाले को भी पता होना चाहिए मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे बनाना है, कैसे बेचना। इसके लिए भारत सरकार की ओर से फोर्स कोर्स ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी हमने रिसेंट में
300 ट्रेनिंगों का आयोजन किया है पूरे राजस्थान में और वो लगातार जारी रहेगा। पहले हम बड़े स्तर से मैन्युफैक्चरर्स को, बड़ी बड़ी होटलों को, मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं। उसके बाद हम ठेले वालों को, नीचे खुदरा व्यापारियों को, सबको ट्रेनिंग देंगे कि आपको किस तरह सामान खरीदना है, उसको किस तरह रखना है, किस तरह बेचना है। ये आईसी पूरी जोर शोर से चल रही है और हिंदुस्तान सरकार ने इसके लिए खूब अच्छा बजट उपलब्ध करवाया है, जिसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग राजस्थान में 300 ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके हैं। तो इस तरह की यदि ट्रेनिंग मिलती है अजय जी तो क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे मावा बनाना सही प्रक्रिया क्या है, पनीर बनाना उसकी शुद्ध प्रक्रिया क्या है और किस तरह से जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या ये मददगार साबित हो सकता है शुद्ध के लिए? नहीं, इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि पिछले 3-4 साल से बल्कि ज़्यादा जब से ये एक्ट आया FSSAI का, उसके बाद में हमारी फास्टैग की ट्रेनिंग्स अलग अलग नामों पे होती रही हैं और अभी भी जैसे गुजारा साहब ने बताया कि रेगुलर जारी है। तो मेरे हिसाब से कम जितने भी प्रतिष्ठित संगठन है और जो दुकानें हैं उन पे सब पे हो चुकी है, नीचे लेवल पे भी होनी है। बात सिर्फ ट्रेनिंग जो बात करें कि सिर्फ बनाने वाले की नहीं, खाद्य सामग्री अच्छी मिले उसके ऊपर ज़्यादा जोर था। और जो व्यापार कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे बेकरी हो, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ढाबा हो, उसमें कैसे बनाई जाए, कैसी चीज़ को लिया जाए, वो उस बात की ट्रेनिंग ज़रूर से देते हैं और बहुत अच्छा प्रयास है ये। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और आपको अगर एक बार भी करनी है, अगर आपके उस बार भी दोबारा हो तो पोर्टल पे भी अवेलेबल है, लिटरेचर भी अवेलेबल है और काफ़ी इनके यहाँ से मदद भी हमको मिलती है कि कोई भी आदमी कभी भी हम किसी भी FSSAI ऑफिसर को बुला के फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं आराम से और वो उसकी पूरी जानकारी हमें देते हैं। इस बात में कोई संशय नहीं है। ये तो जो बड़े जो दुकानदार हैं, बाबूलाल जी कुछ कह रहे हैं। अभी ऐसा है जी, ये राज्य सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किए जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत प्रशंसनीय है। परंतु अब राजस्थान में 7,000 ठेले हैं, गांव-गांव में पकोड़े बना बना के बेचते हैं। इनको भी रोकना पड़ेगा, तो रोकेंगे कब? अब जैसे कानून बना दिया कि कोई भी चीज बनेगी, बिकेगी, वो पैक बिकेगी। आज की तारीख में इवन अगर तेल का 50 ग्राम का भी अगर तेल लेना चाहें तो कानून ये है कि वो पैक में बिके। परंतु 60 ये नियम ये है कि कोई भी मसाला, खाद्य वस्तु खुली नहीं होनी चाहिए। पर 60% हमारी जनता ऐसी है जो सुबह से लेकर सुबह कमाती है, शाम को खाती है। वो कहती है मुझे 50 ग्राम तेल चाहिए, ये मसाला चाहिए, ये चाहिए। तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक है। तो ये भी राज्य सरकार ने जो थोड़ा, ये केंद्र सरकार जो थोड़ी लिबरल है, वो इसी बोल करके हैं कि जो 60% लोग हैं उनको हम किस तरह से वो करें। इस बात को हमारे जितने भी, जो मैं ये जो बात कोट कर रहा था कि 7,000 ठेले हमारे यहाँ हैं जो खुले में माल बेचते हैं। चाहे वो मिठाई भी बेचेगा बेचारा, वो पेठा भी बेचेगा, पकोड़ा भी बेचेगा, जो भी उपलब्ध होगा, क्योंकि उसके पास कोई दुकान नहीं है, उसके पास कोई थड़ी नहीं है, उसके पास में कोई लेकर के बैठा हुआ महल नहीं है। वो तो जहाँ अपना है उसी से रोजी रोटी कमा रहा है। अब उसको भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसको भी प्रशिक्षण में शामिल करना पड़ेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। विनोद जी, इस तरह के प्रशिक्षण में मदद करेंगे आप भी? नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन ऑनलाइन इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, अपने करीबन 1000 दुकानदारों को ट्रेनिंग दिलवाई थी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि ये एरिया वाइज फील्ड में दुकानदारों को, छोटों को, बड़ों को इकट्ठा किया जाए। और जो मैं कलर वाली बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल चीज़ काम मिले तो आधी बीमारी खत्म हो सकती है। जो भी मसाले में कलर मिलाना बंद हो, जो भी कलर है सस्ता होगा, लेकिन वो खाएंगे तो नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि सुंदरता के लिए कलर मिलाते हैं, ग्राहक अच्छा समझ कर लिया जाता है। और भाई 200 रुपये अभी आप कुछ बहिष्कार कीजिए, आप खुदरा व्यापार संघ से हैं, ऐसे लोगों हमारे पास फाइल नहीं, बहिष्कार तो हम लोग करते ही हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे से, जैसे मान लो ना, दीपक भाई जलाया जाता है प्रकाश के लिए, लेकिन दीपक के नीचे भी कई बार अंधेरा रह जाता है, तो क्या करेगा इंसान? भाई हमारे जितने हमारे से जुड़े हुए हैं लोग, उनको तो हम बिल्कुल, साल में एक बार गोठ भी होती है, लोग इकट्ठे भी होते हैं, उनको समझाते भी हैं, कई बार इनके अधिकारियों को बुलाते हैं, सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब ये तो जनसंख्या, जैसे बाबूजी ने बताया कि भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उनको प्रशिक्षण के लिए, जैसे मान लो टोंक रोड पे जैसे हम रहते हैं, टोंक रोड पे लोग इकट्ठा किया, तो हम लोग भी पूरा सहयोग करेंगे। हमारे से जैसा भी सहयोग होगा वो करेंगे।
और उनको बुलाने का भी होगा तो बुलवा देंगे, जो भी है सुमित जी से मैं बात करूं। सुमित जी, आपके पास भी इनपुट होता होगा, क्योंकि जो मिलावटखोर है, आप भी तो नजर रखते हैं, कंपटीटर है, आपके व्यापार को खराब करते हैं, किस तरह से करते हैं? क्या उनको आप सरकार से आप भी कोई सूचना देते हैं या बताते हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से मिलावट कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए? देखिए, जहाँ तक सूचना देने की बात है, अब मैं एक ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि देखिए, पता सब होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में छुपी हुई है। बात यह है कि एक व्यवहारिकता वाली चीज़ होती है। आप ये चाहो कि आप ओनर्स दुकानदार पे डालना चाहो और आप ये चाहो कि सरकारी लोगों को ये पता नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, पता सबको सब होता है। नहीं, कोई अंतर्यामी होता नहीं सुमित जी, फिर भी हमको एक जिम्मेदारी ये है कि वहाँ खुला हुआ पोर्टल है, बहुत सारी सूचना तंत्र है विभाग के पास भी, आप सूचना देकर एक बार केवल हम बैठकर कि नहीं उनको सब पता होगा, ये सोचकर हम नहीं बैठ सकते, हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हर दुकानदार, आपके पास कोई सूचना है, इनपुट है, आपके व्यापार को खराब कर रहा है कोई इस तरह से आपके ट्रेड में, आप उसकी सूचना दे सकते हैं। इसकी सूचना देने का जो आपका प्रपोजल है वो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इसमें एक सामाजिक व्यवस्था है। ये अगर अपन दुकानदार एक दूसरे दुकानदार की खोलेगा तो एक हो सकता है वो मेरा रिश्तेदार भी हो सकता हो, तो एक व्यवस्था के तौर पे चलेगी। एक मुखबिर योजना इसमें हो सकती है कि बताइए, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप तो बिल्कुल उस मुखबिर योजना का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं अगर वो होती है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है इनपुट्स गए नहीं है, उसके अंदर इनपुट्स गई भी है, और हमने व्यापार संघ ने पूरी कोशिश की है कि ऐसे लोग जो हमको बिल्कुल चौड़े धारे हमको मालूम पड़ा है, उसका हमने इनपुट दिया भी है पास्ट में भी। तो ये एक बार मैं ये जानना चाहूंगा, ये यहाँ पर रतन जी हैं, रतन जी आप बताएंगे कि ऐसे कोई अगर अपना नाम नहीं पहचान बताना चाहे, समाज में कई बार ऐसा होता है कि अपने बारे में लोग, क्योंकि पड़ोसी जान पहचान रहती है तो उनकी दुश्मनियां हो जाती है आपस में, लेकिन गलत को वो उसकी शिकायत करना चाहते हैं कि मिलावट कर रहे हैं। सर, इसके लिए हम पिछले 1 वर्ष से और इस सरकार आने के बाद तो विशेष चला है कि ये मुखबिर योजना का प्रचार प्रसार किया गया कि जो भी व्यक्ति मिलावट की शिकायत करेगा और मिलावट पाएगी उसको 25,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे, 51,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। तो जी समझ जी, इनाम भी है इसमें, तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो मोबाइल पे बता सकता है, व्हाट्सएप पे बता सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, और ऐसे 70 व्यक्तियों को हम इनाम दे चुके हैं। कल भी हमने जो 700 किलो मावा पकड़ा, पनीर पकड़ा, वो भी मुखबिर की सूचना पे ही पकड़ा है, उसको इनाम भी मिलेगा अभी। तो ये भी एक अलग से आप देखेंगे कि ये सुविधा है कि यदि कहीं भी कोई मिलावट हो रही है, आपके पास उसकी पुख्ता सूचना है, तो आप विभाग को आप सूचित कर सकते हैं। और इसके लिए किस नंबर पे किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है पंकज जी? 181 पे फोन करके सूचना दी जा सकती है, विभाग के ईमेल से हमें सूचना दे सकते हैं, ये दोनों साथ रिटर्न में अगर देना विभाग में आकर के भी दे सकते हैं, नहीं तो 181 पर आप फोन कर दें। 181 जी, तो 181 पर आप फोन कर सकते हैं और आपकी पहचान, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, और इसके बाद में कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई होती है तो वो इनाम के भी आप हकदार होते हैं। तो सरकार की ये तमाम बहुत सारी योजनाएं होती हैं, इस तरह की स्कीमें होती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में हम उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये जागरूकता ही जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर ऋषभ से हम बात करेंगे। ऋषभ, आजकल ये बहुत समस्या है सब्जियों को लेकर कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, और ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, और शहरी क्षेत्र में लगातार आबादी के हिसाब से सब्जियों की मात्रा बढ़ रही है, फलों की मात्रा ज़्यादा चाहिए, लेकिन पैदावार भी उतनी ही चाहिए, जबकि वो खेती का जो रकबा है वो निश्चित है। तो ऐसे में ऐसे किस तरह की ये बीमारियां हो सकती है यदि सब्जियों में, फलों में ये केमिकल का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब्जियों में, फलों के अंदर जितनी मात्रा में इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं उतनी मात्रा में ही बीमारियां और बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें कि सब्जियों को स्टोरेज घर पे कैसे किया जाए, सब्जियां खराब ना हो, तो वो सबको जैसे पता है कि रेफ्रिजरेशन के अंदर 4 डिग्री से कम में, या फिर उसे अगर बॉईल करते हैं तो 60 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। अब रही बात बीमारियों की, बीमारियों के अंदर लगभग 30 से 40% ये देखा गया है आज के टाइम में कि जैसे हम नॉर्मल ठेले से अगर कोई भी सब्जी लेते हैं तो
3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन में या 2 दिन में ही वो सब्जियां सड़ना शुरू हो जाती है। अगर वो सब्जियां हम ज़्यादा देर तक रखते हैं, उसे पकाते नहीं है या खाते नहीं हैं, तो बीमारियों का कारण बनती है, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन। पैरासाइट्स में एस्केरियासिस और बहुत सारे पैरासाइट्स आते हैं, कीड़ों की बीमारी होती है। तो जैसे कि कहा जाता है कि हर 6 महीने में हमें एक बार डीवर्मिंग कर लेनी चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों से बहुत सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं। दूसरे जो कॉमन इन्फेक्शंस है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन होना, स्टैफ इन्फेक्शंस होना, ये सब बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जिससे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं। आंतों में, अपने लेट्रिन में खून आने की बीमारियां बहुत कॉमन हो चुकी है। पाइल्स की बीमारियां जैसे कब्ज हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो ये बेसिक बीमारियां हैं जो खाने के पदार्थ से, फलों में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में होती है। लेड जैसे, आर्सेनिक जैसे बहुत से ऐसी चीजें भी हैं जिनसे कैंसर, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। आर्सेनिक की बात करें, मरकरी की बात करें, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, कैडमियम है, जिनसे लंग कैंसर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, ब्रेन ट्यूमर्स बहुत कॉमन हो गए हैं, और गैस्ट्रिक कैंसर्स बात करें, इसोफेजियल कैंसर्स हैं, ये सब इसके कारण में रिसर्च पहले से 20 साल से रिसर्च हो चुका है कि ये सब कैंसर्स बहुत कॉमन है। और इसी का कारण ये है कि कैंसर की जो इंसिडेंस थी पहले बहुत कम थी, प्रेवलेंस, लेकिन अब जो प्रेवलेंस है वो 3 से 4 गुना या 10 गुना बढ़ गई है। वो ये दर्शाता है कि ये केमिकल्स की मात्रा इन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या खाने के पदार्थ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। और मैं सरकार से एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि एक डेमोग्राफिक प्लान होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सा कैंसर कॉमन है, ताकि क्या केमिकल वहाँ कॉमन है, मिलावट हो रही है, उसको रिट्रोग्रेड जाके हम पता लगा सके। अच्छा, बीच में ऐसे मामले भी आए थे कि सांगानेर के कुछ क्षेत्र में कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आए थे, तो वहाँ ये पता लगा कि जो गंदे पानी से सब्जियां वगैरह बहुत हो रही हैं, तो ये भी आता है। तो आप शायद इसी तरह का कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि गंदा पानी हो या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड हो, फैक्ट्रियों का जो केमिकल वाला पानी था, केमिकल्स है, डस्ट है, और फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वो नाले में जा रहा है, नाले से बाहर फैल रहा है। हम चाहे जानवर हो वो खा रहे हैं, चाहे कोई भी गाय हो या कुछ भी हो, मिट्टी में भी जा रहा है, तो उसी में हम प्लांट्स उगा रहे हैं। तो ये सारा एक विशियस साइकिल है। ये एक साइकिल है जो कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करनी पड़ेगी अगर हमें कैंसर को रोकना है। तो नहीं तो मेरी मानिए कि पिछले कुछ सालों में मैंने जितने इंसिडेंट्स देखते आया हूँ और बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक स्तर पे आ चुका है अभी। मैं मनोज जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बार मैं पंकज जी से और ये जानकारी कर लेता हूँ कि जो रॉ मटेरियल होता है, मिलावट, जो खाने पकाए जाते हैं खाने, उनमें मिलावटी कोई पदार्थ है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जैसे सब्जियों को उगाने का प्रक्रिया ही दूषित है, क्या इसके खिलाफ भी कोई विभाग की कार्रवाई हो सकती है? क्या जो दूषित है उस पे तो अन्य विभाग हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, हमारा रसद विभाग है और दूसरे विभाग हैं, वो समय समय पर कार्रवाई भी करते हैं। वो भी वहीं पर भी अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कई सब्जियां उग रही होती है, सांगानेर में मैंने पढ़ा था, उनको नष्ट करवाया जाता है। वो अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर ये सारी कार्रवाई करता है। करण जी, क्या कोई ऐसी सब्जी और फलों को भी जांच कराया जा सकता है लैब में? बिल्कुल, ये जो फल और सब्जियों के सैंपल्स हमारे पास आए हैं, जब एक बार विभाग ने कार्रवाई करी थी मुहाना मंडी में, तो हम लोगों ने उनकी जांच करी थी, लेकिन उनमें हमें ऐसा कोई हार्मफुल जो मेटल्स है, जिनको टॉक्सिक मेटल्स अपन बोलते हैं, जैसे आर्सेनिक है, मरकरी है, लेड है, कैडमियम है, निकल है, इनकी ऐसे कोई हानिकारक लेवल पे हो इस तरह का तो हमें कोई नहीं पाया गया था उस टाइम। और विभाग समय समय पर, क्योंकि ये प्राइमरी फूड की नेचर के फूड्स होते हैं, तो डायरेक्ट इनका एक सर्विलेंस के तहत तौर पे विभाग अपनी कार्रवाई करता है और उनकी जांच हमारी लैब में होती है और उनकी जांच करके, हेवी मेटल की जांच करके हम देते हैं। तो ये सब्जियों में भी जांच की जा सकती है। मनोज जी, ये पूरा जो मुद्दा है, इस पर आप कुछ विशेष आपने लिख भी रखा है, कुछ जानकारी काफी आप तैयारी करके आए हैं, तो कुछ बताइए, इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए, मिलावट के लिए हम सभी बात कर रहे हैं और सभी विरोधी हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि मिलावट को लेजिटिमेट नहीं होना चाहिए, वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिफाइन ऑयल है, रिफाइन ऑयल हेक्सेन से बनता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट FSI बोलती है कि आपके ऑयल में 5 ppm हेक्सेन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मुझे भी इस बात के लिए दिक्कत नहीं है, चलो आप 5 ppm रखो, लेकिन आप इंग्रेडिएंट में तो वो डलवाइए आप,
ताकि कंज्यूमर उसको, ये तो मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो और कंज्यूमर समझेगा, जिसको इच्छा है वो ठीक है, जहर खाना चाहे तो अलग बात है। लेकिन जब आप कानून में बोल रहे हो कि 5 ppm है और इंग्रेडिएंट में अगर वो नहीं है तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरी मैं एक बताना चाह रहा था कि FSI कुछ ऐसे नॉर्म्स और गाइडलाइंस इशू करती है जो बहुत कॉमन है सभी ऑयल के लिए। हमारे जो प्राचीन और ट्रेडिशनल फूड है उसके लिए हमने अगर कभी अभियान चला के कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहा तो हमने देखा कि उल्टा हमारे ऊपर है ना इसके मतलब दुष्परिणाम आ गए, हमें इसके जवाब नोटिस उसके देने पड़ रहे हैं कि आपने साहब ऐसा क्यों लिखा। कि एक तेल सरसों तेल है, पीली सरसों का तेल, वो 6000 साल पुराना उसका इतिहास है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए द बेस्ट ऑयल है, ये साइंस के हिसाब से प्रूफ हो रहा है और उसी बात को हम लिख रहे हैं। लेकिन आपने उसको पाम ऑयल के साथ कंपेयर कर दिया कि भाई इसकी फ्लैश पॉइंट 250 ऑयल होनी चाहिए, 250 डिग्री, तो वो सभी ऑयल में होगी, तो उसमें सरसों तेल की कोई विशेषता अपन नहीं बता पाए। तो इस तरीके से और गवर्नमेंट जो अभियान चलाती है वो भी बहुत अच्छे है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उसमें इंडस्ट्रीज को और कंज्यूमर को भी पार्ट लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि शुद्ध के लिए युद्ध चलाया या ईट राइट इंडिया, तो शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है उसमें आप शुद्धता देख रहे हो लेकिन स्वस्थता नहीं देख रहे हो। आपने पाम ऑयल देखा और उसके पैरामीटर अगर शुद्ध है तो बोले सही है साहब, तो कंज्यूमर इससे एजुकेट। आपका एक जुमला है कि भाई जहर है, जहर शुद्ध जहर है भाई, इसमें ये एक बात है कि लेकिन वो जहर तो जहर है। बिल्कुल। वैसे ईट राइट इंडिया बहुत अच्छी मुहिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई थी, लेकिन ईट राइट इंडिया तो व्हाट इज राइट? तो मेरा तो हरदम से कहना है कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड होना चाहिए। आदमी नहीं खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाए तो स्वस्थ खाए। तो इसके लिए इस तरह की कुछ चेंजेस जी हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, तो राइट टू राइट फूड क्या कहेंगे पंकज जी? बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन सरकार की सुनता कौन है। सरकार तो मिलेट्स की भी कह रही है, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर और ये खाएंगे तो फिर मैदा ही जाएगा ना। मिलेट्स की सरकार की सुनी किसने? तो अपने अपने जनता के अपने वर्जन है, लेकिन सरकारें अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं कि ईट राइट प्लेस है। जैसे हमने ईट राइट प्लेस में जयपुर में 5-6 बड़े संस्थानों को चिन्हित करके उनको ये सर्टिफाई किया है और सारे पैरामीटर पूरा कर रहे हैं। अपना मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, इनके जो लड्डू हैं मेरे ख्याल पूरा राजस्थान में पहले हैं जिन्होंने FSSAI का सर्टिफिकेट लिया है और सारे पैरामीटर पूरे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हों, क्योंकि मुझसे भी अक्सर ये पूछते हैं कि तुम खाद्य विभाग में हो तो तुम हमें ये बताओ कि हम कौन सी ब्रांड का तेल लें या कौन सा घी लें जो शुद्ध है। और एक बार तो मैं भी सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि मैं इनको कौन सा बताऊँ या कौन सी दुकान का नाम बताऊँ जहाँ मिठाई वाकई प्योर मिलेगी। तो ये वाकई एक जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। तो ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। समाचार प्लस ने ये मंच सजाया और इस मंच पर सरकार, शासन, प्रशासन के अधिकारियों के साथ में व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि थे, साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के भी यहाँ चिकित्सक मौजूद थे। तो सबने कोशिश की है कि ये मुहिम जारी रहे और हमारा ये समाज, यहाँ की जनता सब मिलावटी वस्तुओं से मुक्त हो पाएं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन जिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार प्लस के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।